Okay, good afternoon, students. Today we will continue our chapter distribution of ocean and continents. Okay, in previous class we have studied about अल्फ्रेड वैगनर्स थ्योरी, है ना। उसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा कि अल्फ्रेड वैगनर ने जो अपनी थ्योरी दी थी, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी जो दी थी, उसमें उन्होंने जो रीजंस बताए थे कि जो फोर्स है जो जनरेट होता है जिससे कि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट मूवमेंट हुआ है, या फिर आप कह सकते हैं कॉन्टिनेंटल का जो मूवमेंट हुआ है, उसके पीछे उन्होंने दो फोर्स बताए थे, पोल फीलिंग फोर्स एंड टाइडल फोर्स, जिसको कि बिल्कुल भी माना नहीं गया। ठीक है ना, उनका जो रीजंस थे वो बिल्कुल भी स्ट्रॉन्ग रीजंस नहीं रहे थे। उसके बाद में बहुत सारे स्कॉलर्स आए और उन्होंने अपनी अपनी थ्योरीज दी थी, है ना। तो उन्हीं थ्योरीज के बाद आज हम लोग पढ़ेंगे जिसको कि पोस्ट ड्रिफ्ट स्टडीज बोला जाता है। तो जो एविडेंसेस थे कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के, तो अल्फ्रेड वैगनर की जो थ्योरी थी उसके अंदर वहां पर क्या देखा गया, एविडेंसेस कलेक्टेड फ्रॉम द कॉन्टिनेंटल एरियाज इन द फॉर्म ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्लोरा एंड फ्यूना और डिपोजिट लाइक टिलाइट्स। ठीक है, तो वहां पर जो सरफेस के जो अपर पार्ट्स के अंदर जितनी भी चीजें थी, जैसे कि फ्लोरा एंड फ्यूना थे, ठीक है, या फिर आप टिलाइट्स के डिपोजिशंस थे, उनके बेसिस पे इन सारी चीजों को कलेक्ट किया गया कि इस तरीके के पॉसिबिलिटीज हैं, है ना, कि इस तरीके से कॉन्टिनेंट एक थे या जो भी रीजंस उनमें दिए गए। ठीक है, उसके बाद में जो स्कॉलर्स आए उन्होंने क्या किया, काफी सारी डिस्कवरीज की थी। ये डिस्कवरीज हुई थी पोस्ट वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद, है ना। पीरियड एडेड न्यू इंफॉर्मेशन टू जियोलॉजिकल लिटरेचर्स। तो इन डिस्कवरीज ने जियोलॉजिकल लिटरेचर्स में और ज्यादा इंफॉर्मेशन को बढ़ावा दिया। ठीक है, अब ये क्या क्या थी वो हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो पोस्ट ड्रिफ्ट थ्योरी के अंदर आए थे हमारे ऑथर हॉल्म्स, जो कि ब्रिटिश जियोलॉजिस्ट थे। इन्होंने अपनी एक थ्योरी दी थी, कन्वेक्शनल करंट थ्योरी। कॉन्टिनेंट्स के मूवमेंट का जो रीजन उन्होंने बताया था वो बताया था कन्वेक्शनल करंट्स को। ठीक है, ये इन थ्योरी में इन्होंने क्या कहा, 1930s डिस्कस द पॉसिबिलिटी ऑफ कन्वेक्शनल करंट्स ऑपरेटिंग इन द मेंटल पोर्शन। इन्होंने कहा कि जो मेंटल पोर्शन के अंदर कन्वेक्शनल करंट्स जो मूव करते हैं ना, उनकी वजह से कॉन्टिनेंटल क्या होते हैं, कॉन्टिनेंट्स जो होते हैं वो ड्रिफ्ट करते हैं। इन्होंने बताया कि यहाँ पर देखिए कि ये जो मैग्मा है, मेंटल पोर्शन है, ठीक है, यहाँ पर, है ना, इस यहाँ पर जो लिथोनोस्फियर एस्थोनोस्फियर वाली जो लेयर होती है जहां पर मैग्मा होता है, वहां पर कन्वेक्शनल करंट्स जो होते हैं ना वो मूव करते हैं इस तरीके से। ठीक है, ये मूव करते हैं, इनकी वजह से क्रस्ट क्या होती है, वीक होती है, और वहां पर मैग्मा बाहर आता है, और उसकी वजह से जो क्रस्ट है वो क्या हो जाती है, टूट जाती है और पुश करती है एक दूसरे को। अब यहां पर समझने की कोशिश करना, यहां पर कन्वेक्शनल करंट्स इस तरीके से मूव करते हैं। ठीक है, ये कन्वेक्शनल करंट क्या करते हैं, इस क्रस्ट को, क्योंकि यहां पर ये बहुत ज्यादा हॉट होता है, नीचे बहुत ज्यादा प्रेशर टेम्परेचर होने की वजह से ये कन्वेक्शनल रेडियो एक्टिव, है ना, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं जो कि क्या करते हैं, मूव करते हैं। यहाँ पर ये फोर्स क्या करता है, इस पार्ट को यहाँ पर ब्रेक कर देगा, और यहाँ का जो पार्ट है वो इधर चला जाएगा और यहाँ का पार्ट इधर चला जाएगा। ठीक है, अब आपने देखा होगा एक कभी आप लोगों ने पानी को उबलते हुए देखा होगा, वही सेम प्रोसेस होता है कि जब उबलता हुआ पानी है वो नीचे से इस तरीके से रोटेट होता है। ठीक है, पूरा जो है वो रोटेट होता है। तो यहां से क्या करता है, ऊपर कोई भी आप चीज डाल दोगे गर्म पानी के अंदर, तो नीचे से बुलबुले उसको क्या करेंगे, जो बबल्स हैं वो उसको मूव करेंगे ना, अपोजिट डायरेक्शन के अंदर मूव करेंगे। ठीक है, तो यही प्रोसेस जो है उन्होंने बताया कि जो कन्वेक्शनल करंट है उनकी वजह से हमारी जो क्रस्ट है वो क्या होती है, ड्रिफ्ट होती है। ठीक है, तो हाउ दिस करंट ओरिजिनेटेड, फिर क्वेश्चन आता है कि ये करंट्स जो है वो कैसे जनरेट होते हैं। तो हॉल्म्स आर्ग्यूड दैट देयर एग्जिस्ट अ सिस्टम ऑफ कन्वेक्शनल करंट इन द एंटायर मेंटल पोर्शन विच इज जनरेटेड ड्यू टू रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। किसके वजह से होती है वो, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स की वजह से जनरेट होते हैं कन्वेक्शनल करंट, कॉजिंग थर्मल डिफरेंसेस इन मेंटल पोर्शन। क्यों, क्योंकि नीचे जो होता है थर्मल डिफरेंसेस देखने को मिलता है, उसकी वजह से कन्वेक्शनल करंट्स जो हैं वो मूव करते हैं सर्कुलर फॉर्म के अंदर, जिससे क्या होता है, जिससे आपका जो क्रस्ट है वो क्या हो जाएगा, यहां से ब्रेक हो जाएगा, और इस तरीके से ये
टूट जाएगा और यहाँ पर मूवमेंट होने लगेगा, ठीक है, जो कॉन्टिनेंट है वो दूर होने लगेंगे। तो दिस वाज एन अटेम्प्ट टू प्रोवाइड एन एक्सप्लेनेशन टू द इश्यू ऑफ फोर्स एंड यूज्ड टू डिस्कार्ड द कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। इनका जो रीजन था वो काफी ज्यादा मानने वाली बात थी, ठीक है ना, स्ट्रॉन्ग रीजन बताया गया था इनका, और इनके इस रीजन ने ही क्या कर दिया, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी का जो रीजन बताया था टाइडल फोर्स को, उसको डिस्कार्ड कर दिया, ठीक है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि टाइडल फोर्स से कॉन्टिनेंट्स तो ब्रेक नहीं हो सकते ना, ठीक है, ड्रिफ्ट नहीं हो सकता, उनका मूवमेंट होना पॉसिबल नहीं है। उसके बाद इस थ्योरी के बाद में क्या किया गया, ओशंस की जो फ्लोर था उसकी मैपिंग की गई, ठीक है। तो अब तक हम लोगों ने क्या पढ़ा है कि ओशन फ्लोर की अगर हम बात करते हैं तो अब तक हमारे माइंड में यही आता है कि यहाँ पर इस तरीके से होगा और नीचे क्या होगा, प्लेन एरिया होगा, यहाँ पर समुद्र होगा, ठीक है, ओशन होगा, इसके अंदर फिशेस होंगी, बस ये सारा दिमाग में आता है अपने। लेकिन जब स्टडी की गई तो ओशन में क्या देखा गया, ओशन फ्लोर नॉट जस्ट ए वास्ट प्लेन, है ना, ये सिर्फ प्लेन एरिया नहीं है, यहाँ पर क्या है, बट इट इज फुल ऑफ रिलीफ, यानी कि यहाँ पर बहुत सारे डिफरेंट स्ट्रक्चर्स देखने को मिलेंगे, फीचर्स देखने को मिलेंगे। Expeditions to map the oceanic floor in the post World War II period provided a detailed picture of the ocean relief and indicated the existence of submerged mountain ranges। यहाँ पर हम लोगों ने क्या देखा, जब डिस्कवरीज की गई, ठीक है, यहाँ पर नीचे जब सर्च किया गया तो यहाँ पर बहुत सारी माउंटेन रेंजेस देखी गई, इसके अलावा एज वेल एज डीप ट्रेंचेस भी देखे गए, यानी कि जितने माउंटेन्स हैं ऊंचे ऊंचे उतने ही ट्रेंचेस भी देखने को मिले, ठीक है, गहरी गहरे खाइयां जो है वो भी देखने को मिली। इसके अलावा the mid oceanic ridges were found to be most active in term of volcanic eruption, ठीक है, तो एक्टिव volcanic eruptions जो हैं वो भी देखने को मिले मिड ओशनिक रिजेस के अंदर, ठीक है। अब मिड ओशनिक रिजेस क्या होती हैं वो मैं भी आपको बता रही हूँ, ठीक है। रॉक्स ऑन द आइदर साइड ऑफ द क्रस्ट ऑफ द ओशनिक रिजेस एंड हैविंग इक्विडिस्टेंस लोकेशंस फ्रॉम द क्रस्ट वर फाउंड टू हैव रिमार्केबल सिमिलरिटीज बोथ इन द टर्म ऑफ देयर कॉन्स्टिट्यूएंट एंड देयर एजेस। अब देखिए नीचे क्या होता है, ये जो सरफेस है ना, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जो मैग्मा है वो जब बाहर आता है ना, ये क्या करता है, क्रस्ट को ब्रेक करता है, तो यहाँ पर मैग्मा क्या करेगा, बाहर आएगा और यहाँ पर सॉलिडिफाई हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर माउंटेन्स की एक रेंज बन जाती है इस तरीके से, जिसे हम क्या कहते हैं, मिड ओशनिक रिजेस बोलते हैं, जो माउंटेन्स के अंदर होती है, ठीक है। तो इसमें से आपने देखा कि यहाँ पर जो रॉक्स हैं, यहाँ पर जो रॉक्स है, इन दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर हम बात करें तो काफी ज्यादा सिमिलैरिटीज देखने को मिली, ठीक है। और यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, और एज में भी सेम थी, इनकी एज भी सेम थी कंपैरेटिवली। अगर यहाँ पर कोई कॉन्टिनेंट है, ठीक है, तो यहाँ की रॉक्स की अगर स्टडी की जाए, एज देखा जाए या इसके कैरेक्टरिस्टिक्स देखा जाए, तो इन दोनों में काफी ज्यादा डिफरेंस देखने को मिला। ये यंगर थी इससे, ठीक है, ये इसकी न्यूली फॉर्म्ड रॉक्स थी इस, और ये ओल्ड फॉर्म्ड रॉक्स थी। इसके अलावा ओशन का जो स्टडी किया गया, मैपिंग की गई, उसके बाद में ओशन को कॉन्फ़िगरेशन किया गया, यानी कि वहां पर जो इतने भी रिलीफ्स वगैरह थे, फ्लोर वगैरह थे, उनके बेसिस पे उसको डिवाइड किया गया, ठीक है। तो उनके बेसिक डिविजन्स किए गए, डेप्थ के बेसिस पे, रिलीफ के बेसिस पे, तो उसे हम क्या कहते हैं, ओशन फ्लोर कॉन्फ़िगरेशन। तो द ओशन फ्लोर में बी सेगमेंटेड इनटू 3 मेजर डिविजन्स। इसके 3 मेजर डिविजन्स किए गए बेस्ड ऑन द डेप्थ as well as the form of relief, okay। तो यहाँ पर क्या डिवीजन किया गया, यहाँ पर 3 टाइप्स में डिवीजन किया गया था। द फर्स्ट था कॉन्टिनेंटल मार्जिन, देन डीप सी बेसिन, देन मिड ओशनिक रिजेस, ठीक है। अब यहाँ पर क्या देखेंगे, कॉन्टिनेंटल मार्जिन वाला जो एरिया था वो किसे कहा गया, कि आप लोग यहाँ पर बीच पे खड़े होते हो, ठीक है, बीच पे खड़े होते हो, तो यहाँ पर जहां वेव्स जो हैं आती हैं और वापस चली जाती हैं, ठीक है, तो दिस पोर्शन इज नोन एज कॉन्टिनेंटल शेल्फ, ठीक है। उसके बाद आप कुछ पोर्शन अंदर तक जाते हैं तो वहां पर क्या होती है, ढलान आती है, एक स्लोप आता है, तो इसे हम क्या बोला गया, कॉन्टिनेंटल स्लोप बोला गया, ठीक है, कॉन्टिनेंटल स्लोप बोला गया। फिर उसके बाद में कुछ पार्ट्स हैं जो कि राइज किए हुए होते हैं, कुछ उठा हुआ भाग होता है, उसे हमने कहा कॉन्टिनेंटल राइज,
ठीक है। फिर आगे जाने के बाद में कुछ ट्रेंचेस भी देखने को मिले, तो इस पूरे पोर्शन को क्या बोला गया, कॉन्टिनेंटल मार्जिन बोला गया। ठीक है। उसके बाद डीप सी बेसिन, यानी कि ट्रेंचेस के बाद भी आगे जाने के बाद में एक प्लेन एरिया आता है जहां पर मोस्टली सेडिमेंट्स का डिपोजिशन होता है। इस एरिया को क्या बोला गया, डीप सी बेसिन बोला गया। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि डीप सी, इनसाइड द सी, यानी कि बहुत डेप्थ में जाने के बाद में यहाँ पर जो बेसिन है ना, उस एरिया को क्या बोला गया, डीप सी बेसिन, जिसे कि एबेसल प्लेन भी बोलते हैं हम लोग। उसके बाद मिड ओशनिक रिजेस देखने को मिलते हैं कि यानी कि प्लेट्स के डाइवर्स होने की वजह से जो मैग्मा बाहर आता है और वहां पर सॉलिडिफाई हो जाता है और एक माउंटेन की रेंज बन जाती है, जिससे कि ओशंस के बीच में, उसे हम कहते हैं मिड ओशनिक रिजेस कहते हैं। तो इन फीचर्स के बेसिस पे, डेप्थ के बेसिस पे इसको क्लासिफाई किया गया। अब हम लोग इसको एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे, फर्स्ट वी टॉक अबाउट द कॉन्टिनेंटल मार्जिन। ओके, कॉन्टिनेंटल मार्जिन, ट्रांजिशन बिटवीन कॉन्टिनेंटल शोर एंड डीप सी बेसिन। ठीक है। अब देखो क्या है कॉन्टिनेंटल शोर, यानी कि जो सी शोर वाला एरिया होता है जहां पे कि वेव्स आती हैं और वापस चली जाती हैं टकराकर लैंड सरफेस वाले कॉन्टिनेंट पे। ठीक है। वहां से लेकर डीप सी बेसिन तक का जो एरिया होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, कॉन्टिनेंटल मार्जिन कहते हैं। तो इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है, कॉन्टिनेंटल शेल्फ इंक्लूड होता है, कॉन्टिनेंटल स्लोप इंक्लूड होता है, कॉन्टिनेंटल राइज इंक्लूड होता है, डीप ओशनिक ट्रेंचेस होते हैं। ठीक है। अब इसको डायग्राम से समझ लेते हैं। अब देखो यहां पर सपोज करो आप खड़े हो, ठीक है, आप लोग बीच वगैरह पे जाते होंगे तो आप लोगों ने देखा होगा कि कई बार यहां पर इस एरिया पे, ठीक है, जहां पर हम लोग एंजॉय करते हैं, मोस्टली जो लोग हैं, शैलो वाटर जहां पर देखने को मिलता है, लोग फिशिंग वगैरह जो करते हैं, है ना, तो इस एरिया को क्या कहते हैं, कॉन्टिनेंटल शेल्फ बोला जाता है। क्या बोलते हैं, कॉन्टिनेंटल शेल्फ बोलते हैं। उसके बाद आगे जाएंगे तो एक स्लोप आता है, ठीक है, इस एरिया को क्या बोलेंगे, कॉन्टिनेंटल स्लोप बोलते हैं। उसके बाद आगे जाते हैं तो कुछ अपलैंड जो उठा हुआ पोर्शन होता है ना, उस तरीके का रीजन आता है, तो इसे हम कहते हैं कॉन्टिनेंटल राइज। ओके, नाम से ही पता चल रहा है कॉन्टिनेंटल राइज, जो कि उठा हुआ भाग होता है। उसके बाद यहां पर देखेंगे आगे जाने के बाद में ट्रेंचेस देखने को मिलते हैं। अब देखो ये ट्रेंचेस यहां पर कैसे आए, देखो पैसिफिक प्लेट और कॉन्टिनेंटल प्लेट जब दोनों ही क्या करेंगी, डाइवर्ट करेंगी एक, है ना, तो पैसिफिक जो प्लेट है और कॉन्टिनेंटल प्लेट है दोनों डाइवर्ट करती हैं, तो यहां पर क्या बन जाते हैं, ट्रेंचेस बनना ऑब्वियस है। ओके, तो इस वजह से यहां पर क्या देखने को मिलते हैं, ट्रेंचेस देखने को मिलते हैं। तो ट्रेंचेस बेसिक देख लीजिएगा कि ज्यादातर जो है वो कॉन्टिनेंटल प्लेट्स के आसपास ही होते हैं, इसी वजह से देखने को मिलते हैं। तो इसी तरीके से एक एग्जांपल भी है मैरियाना ट्रेंच, जो कि ऑस्ट्रेलिया के पास में देखने को मिलती है। सबसे ज्यादा डेप्थ वाली जो ट्रेंचेस है वो वहीं पर देखने को मिलती है। उसके बाद है डीप सी बेसिन, जो इसका लास्ट पोर्शन आता है, डीप सी बेसिन, नॉट लास्ट पोर्शन, सॉरी, है ना, डीप सी बेसिन जिसे कि हम लोग क्या कहते हैं, एबेसल प्लेन भी बोलते हैं। एक्सटेंसिव प्लेन्स दैट लाइज बिटवीन द कॉन्टिनेंटल मार्जिन एंड मिड ओशनिक रिजेस। देखिए अब कहां आ रही है, कॉन्टिनेंटल मार्जिन और मिड ओशनिक रिजेस के जो सेंटर पार्ट के अंदर जो पोर्शन आता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, डीप सी बेसिन कहते हैं। जो मैक्सिमम यहाँ पर कॉन्टिनेंटल सेडिमेंट्स की अगर हम बात करें तो वो यहीं पर डिपॉजिट्स होते हैं, दैट मूव बियॉन्ड द मार्जिन्स गेट डिपॉजिटेड। ओके, अब देखो यहां पर ये क्या आ गया, आपका कॉन्टिनेंटल शेल्फ आ गया। अब जितने भी सेडिमेंट्स होते हैं रिवर्स के थ्रू, जितने भी सेडिमेंट्स आते हैं वो यहाँ पर स्लोप पे तो डिपॉजिट नहीं होंगे ना, वो आगे ही जाएंगे। ठीक है, फिर आगे जाने के बाद में ये प्लेन, यहां पर भी ट्रेंचेस वगैरह भी आती है। उसके बाद में जो प्लेन एरिया आता है, देखो यहां पर क्या आएगा, मिड ओशनिक रिजेस आएंगे। ठीक है, मिड ओशनिक रिजेस और ये आपका मार्जिनल कॉन्टिनेंटल मार्जिन के जो सेंटर का जो पार्ट होता है उसे हम कहते हैं अबेसल प्लेन। यहां पर प्लेन एरिया होता है जहां पर मोस्टली जितना भी डिपोजिशन है, सेडिमेंट्स का डिपोजिशन यहीं पर होता है। ठीक है, चाहे वो ह्यूमन एक्टिविटीज के थ्रू जितने भी सारी चीजें हो रही हो, वो सारा जो है डिपोजिशन यहीं पर होता है, इसे हम कहते हैं अबेसल प्लेन, जो कि डीप में होता है, ओशन के काफी ज्यादा डीप डेप्थ में होता है। ठीक है,
नाउ वी विल टॉक अबाउट मिड ओशनिक रिजेस। मिड ओशनिक रिजेस की हम बात करते हैं, एन इंटरकनेक्टेड चेन ऑफ माउंटेन सिस्टम विद इन द ओशन। अब देखिए इंटरकनेक्टेड है ना, इंटरकनेक्टेड माउंटेन्स की एक चेन होती है जिसे हम क्या कहते हैं, मिड ओशनिक रिजेस बोला जाता है। अब ये क्यों बनती हैं, देखो दो रीजंस होते हैं इसके। एक रीजन ये होता है कि जब मैग्मा बाहर आता है तो क्या करता है, यहाँ पर लावा निकलता है और ये क्या करता है, यहीं पर डिपॉजिट होता रहता है। ठीक है, यहाँ पर डिपॉजिट होगा, सॉलिडिफाई हो जाएगा और एक माउंटेन की रेंज बन जाएगी। इसके अलावा क्या रीजन होता है कि यहाँ पर प्लेट्स क्या करती हैं, डाइवर्ट करती हैं। ठीक है, यहाँ पर प्लेट डाइवर्ट करेगी और यहाँ पर भी जो कॉन्टिनेंट और जो ओशन की जो प्लेट्स होंगी वो भी डाइवर्ट करेंगी। तो यहाँ पर जब डाइवर्जन होगा, यहाँ से भी डाइवर्जन होगा, तो सेंटर वाला जो पार्ट है, ठीक है, यहाँ पर भी यहाँ से डाइवर्जन हो गया, एक पार्ट ऐसे चला गया और एक पार्ट ऐसे चला गया, तो ये जो पार्ट होगा तो क्या होगा, सेंटर से अपलिफ्टमेंट होगा ना। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, ये पार्ट ऊपर की तरफ उठेगा इस तरीके से, तो यहां पर क्या बन जाएंगे, मिड ओशनिक रिजेस बन जाएंगे। ठीक है, तो इसी वजह से यहां पर माउंटेन्स के अंदर एक रेंज देखने को मिलती है जिसे मिड ओशनिक रिजेस बोलते हैं। इट इज द लॉन्गेस्ट माउंटेन चेन ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ थ्रू सबमर्ज अंडर द ओशनिक वाटर। यहां पर ये देखेंगे कि ये जो माउंटेन्स की जो रेंज होती है वो सरफेस की माउंटेन रेंजेस से काफी ज्यादा लॉन्गेस्ट होती है। ठीक है, अब ये क्या होता है कि ओशन के अंदर सबमर्ज होती हैं, इसी वजह से सरफेस के जो माउंटेन्स होते हैं उनसे ये छोटे नजर आते हैं, लेकिन ये काफी, अगर हम सरफेस की माउंटेन्स की रेंज देखें तो उससे काफी ज्यादा हाइट में यहाँ पर हमें माउंटेन्स की रेंज देखने को मिलती है। कैरेक्टराइज्ड बाय ए सेंट्रल रिफ्ट सिस्टम, द क्रस्ट, द फ्रैक्शनेटेड प्लेट्यू एंड फ्लैंक जोन ऑल अलोंग इट्स लेंथ। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो सेंट्रल रिफ्ट सिस्टम के अंदर यहाँ पर आपको क्रस्ट में प्लेट्यूज भी देखने को मिल जाएंगे, आपको ना फ्लैंक जोन्स भी देखने को मिल जाएंगे, आपको इनकी लेंथ के अंदर काफी डिफरेंस देखने को मिल जाएगा। ठीक है, काफी ज्यादा, कई जो होते हैं वो काफी ज्यादा लेंथ में होते हैं, और कई जो होते हैं उनकी लेंथ कम होती है, कई प्लेट्यूज वगैरह भी देखने को मिल जाएंगे। द रिफ्ट सिस्टम एट द क्रस्ट इज द जोन ऑफ इंटेंस वॉल्केनिक एक्टिविटी। अगर हम बात करते हैं कि इन रिजेस की, तो यहाँ पर मोस्टली हमें एक्टिव वॉल्केनोज देखने को मिलते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि जितने भी मिड ओशनिक रिजेस हैं वहां पर एक्टिव वॉल्केनोज काफी ज्यादा देखने को मिलते हैं। तो होप यू अंडरस्टूड दिस टॉपिक। अगर आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम है तो आप लोग वापस से कल पूछ सकते हैं मुझे क्लास के अंदर। ठीक है, आज आप लोग देखिएगा इसको, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो हम लोग कल डिस्कस करेंगे।